वह जोड़े मैट और नादिया से शुरू होती है, जो अपने नए घर में रहने आए हैं। ये घर एक सुनसान इलाके में है, जिसके आसपास कोई अन्य घर या आबादी नहीं है, शहर के शोर से दूर। मैट और नादिया को भी ऐसे ही शांत घर की जरूरत थी। मैट को यह खूबसूरत घर बहुत कम कीमत में मिला था। जब वे दोनों घर के अंदर आते हैं तो घर बहुत बुरी हालत में था, मानो यह कई सालों से खाली पड़ा हो। इसीलिए वे घर की सफाई शुरू कर देते हैं और जो भी बेकार का सामान होता है मैट उसे खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर देता है। रसोई की सफाई करते समय नादिया को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है, जिसे वह दफनाने के लिए बाहर ले जाती है। लेकिन तभी ऊपर की खिड़की से मैट नादिया को आवाज लगाता है, जिससे नादिया का ध्यान मैट की ओर जाता है और जब वह वापस उस पक्षी को देखती है तो वह पक्षी गायब हो चुका होता है। नादिया को यह अजीब लगता है और वह सोचती है कि वह पक्षी अचानक कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार में एक अजीब चीज दिखाई देती है। इसे देखने के लिए वह वॉलपेपर को फाड़कर हटा देता है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। अब मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढना शुरू कर देता है और उसे वह चाबी बाहर फेंके गए कचरे में मिलती है। उसके बाद वह चाबी को दरवाजे के छेद में डालता है और दरवाजा खोल देता है। नादिया भी वहाँ पहुँच जाती है। वे दोनों देखते हैं कि अंदर एक अंधेरा कमरा है और जैसे ही वे दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं, बाहर की लाइटें अचानक झपकना, ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। यह देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होता है और इस समस्या को हल करने के लिए मैट कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और नादिया अकेली उस कमरे के पास रह जाती है। नादिया अब सोचती है कि उसे इस कमरे में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी नादिया को एक अजीब सा डर महसूस होता है, इसीलिए वह भी मैट के पीछे चली जाती है। रात ऐसे ही गुजर जाती है और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाती है। थोड़ी देर बाद लाइटें झपकने की समस्या को हल करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन आता है। वह घर की लाइटें चेक करता है और नीचे बेसमेंट में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर वह हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा बेसमेंट बिजली के तारों से भरा हुआ था और कोई कोना नहीं था जहां तार न हो। ये तार बहुत पुराने लग रहे थे और इलेक्ट्रीशियन ये भी कहता है कि मैंने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं देखी हैं। खैर, इलेक्ट्रीशियन घर की लाइटें ऑन करना शुरू कर देता है और जाते समय वह मैट से कहता है कि आपने यह घर क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक की हत्या इसी घर में हुई थी और उस दिन के बाद कोई भी इस घर में रहने को तैयार नहीं था। ये सुनकर मैट बहुत डर जाता है और इस घर के बारे में रिसर्चेस करना शुरू कर देता है। रिसर्च के दौरान मैट को इंटरनेट पर एक पुराने समाचार लेख में थॉमसन परिवार के बारे में पता चलता है, जो एक दंपति थे और लेख में लिखा था कि उनके ही बेटे ने इस घर में रहने वाले दंपति को मार डाला था, जिसका नाम जॉन था। जांच के दौरान जॉन पुलिस को बताता है कि यह हत्या इस घर ने करवाई थी। यह देखकर मैट इसे एक झूठी कहानी समझता है और कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वह थक जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे कमरे में शराब पीना शुरू कर देता है। बोतल में पहले से ही शराब की 2 बूंदें बची थीं। वह उसे पीकर बोतल खाली कर देता है और वह सोचता है कि काश उसे पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइटें झपकना शुरू कर देती हैं और थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट दोबारा आती है तो उसके सामने शराब की एक बोतल रखी होती है। यह देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और जब वह उस बोतल को छूकर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यह एक असली बोतल है, यानी यह कमरा कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वह देखती है कि मैट यहाँ नहीं है, इसलिए वह मैट को उस कमरे में ढूंढने जाती है। वह वहाँ जाती है और देखती है कि पूरा कमरा महंगी पेंटिंग और नई चीजों से भरा हुआ है और मैट बहुत खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस कमरे में कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति है। वह नादिया को बताता है कि तुम्हें जो चाहिए बस दिल से मांगो और वह तुम्हारे पास आ जाएगा। यह सुनकर नादिया को मैट की बातें एक अमजाकम लगती हैं, इसलिए वह मैट पर हंसने लगती है। लेकिन मैट कहता है कि तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर नादिया कहती है, ठीक है, मुझे अभी एक नौकरी की जरूरत है, इसलिए मैं वह मांगती हूँ। तभी मैट उसे समझाता है कि यह कमरा नौकरी नहीं दे सकता, तुम इससे कोई वस्तु मांगो। जिसके बाद नादिया अपनी आंखें बंद करती है और $1000 की इच्छा करती है और जैसे ही वह पलक झपकाती है उसे $1000 मिल जाते हैं। लेकिन नादिया को अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह फिर से $1 मिलियन की इच्छा करती है और पिछली बार की तरह इस बार भी उसे $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी विश्वास हो जाता है कि यह कमरा एक सामान्य कमरा नहीं है, बल्कि यह एक इच्छाएं पूरी करने वाला कमरा है। और फिर क्या, ये लोग उस कमरे से एक के बाद एक महंगी चीजें मांगते हैं और वह चीज उनके सामने आ जाती है। ये लोग महंगी शराबें, महंगे कपड़े, हीरे, सोना, खाना और बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी शुरू हो जाती है। रात में नादिया मैट से पूछती है कि यह कमरा उनकी इतनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें बस आनंद लेना है। इस तरह
तरह अगले कुछ दिन ये दोनों अरबपतियों की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। हर बार जब वे कोई इच्छा करते हैं तो लाइटें टिमटिमाती हैं और उस कमरे के बेसमेंट में उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वे दोनों नाचते हैं, पार्टी करते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन उनकी यह चमकीली जिंदगी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो यह कमरा सब कुछ दे सकता था, लेकिन एक चीज थी जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी और वह चीज उन्हें कमरा दे सकता था। लेकिन वे दोनों उस चीज को कमरे से मांगने के लिए तैयार नहीं थे और वह चीज और कुछ नहीं बल्कि एक बच्चा था। एक दिन मैट नादिया को एक बच्चे का झूला देता है, जो इस बात का संकेत था कि हमें एक बच्चे के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसे पहले भी 2 गर्भपात हो चुके थे। अब नादिया परेशान हो जाती है। काफी देर सोचने के बाद वह इस कमरे में जाती है और एक बच्चे की इच्छा करती है और उसे वह बच्चा मिल जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह नादिया को डांटना शुरू कर देता है कि तुम्हें बिना पूछे बच्चे को नहीं लेना चाहिए था। इसी बात पर दोनों के बीच लंबी बहस होती है। नादिया कहती है कि मैंने ये शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मुझे गर्भपात या प्रसव पीड़ा का दर्द न सहना पड़े। वह कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन मैट इस बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और वह नादिया से कहता है कि तुम उस कमरे में जाओ और इस बच्चे को कमरे से वापस लेने की इच्छा करो। अब नादिया न चाहते हुए भी उस कमरे में आती है और बच्चे को गायब करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए वह बच्चे को मैट को दे देती है। अब मैट भी गोद में बच्चे के प्रति भावनात्मक अवर हो जाता है और वह भी उस बच्चे को गायब करने की इच्छा नहीं कर पाता है और बच्चे को वापस नादिया की गोद में रख देता है। अब वे दोनों फैसला करते हैं कि वे इस बच्चे को पालेंगे और इस तरह वे दोनों एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। अब नादिया बच्चे के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैट को इस बच्चे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और मैट इस कमरे के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था। इसीलिए वह फिर से रिसर्च शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने इस घर के मालिक को मारा था वह अभी भी जिंदा है और वह एक मानसिक अस्पताल में रह रहा है। यह जानने के बाद मैट अपनी इच्छा से मांगे गए पैसों में से कुछ पैसे अपनी जेब में रखता है और जॉन से मिलने जाता है। अस्पताल पहुंचने पर नर्स मैट से पूछती है, क्या आप एक रिपोर्टर हैं? क्योंकि पिछले 45 सालों से कोई भी परिवार का सदस्य जॉन के लिए नहीं आया है। ये सुनकर मैट झूठ बोलता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ। थोड़ी देर बाद जॉन आता है। जॉन बूढ़ा हो चुका था और जॉन पीछे टेबल पर बैठकर मैट से कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मैट को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह सीधे जॉन से पूछता है कि तुम इस कमरे के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने माँ और पिता को क्यों मारा था? तब जॉन कहता है कि मैंने अपने माता पिता को नहीं मारा, बल्कि उस कमरे ने मुझसे यह करवाया था। इसके बाद जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी मजे कर रहे होगे, खूब खाओ, खूब पियो, महंगे कपड़े और आनंद लो, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जॉन मैट से कहता है, जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दो। मैट को जॉन की मानसिक हालत पसंद नहीं आती है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर घर वापस लौटने लगता है। रास्ते में वह पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी पार्क करता है। पेट्रोल डलवाने के बाद जब मैट कर्मचारी को पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ से पैसे की जगह राख निकलती है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और दूसरी जेब से वह कर्मचारी को पैसे पकड़ाकर घर पहुंच जाता है और वह सोचने लगता है कि उसने रास्ते में बहुत सारे पैसे अपनी जेब में रखे थे। फिर अचानक वे पैसे कहाँ गायब हो गए? अब इस बात की पुष्टि करने के लिए वह कमरे से इच्छा के माध्यम से मांगे गए पैसों को उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है और जैसे ही वह देखता है पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैट इच्छा से मांगी गई एक पेंटिंग को उठाता है और उसका आधा हिस्सा घर के अंदर और आधा बाहर रखता है। थोड़ी देर बाद जो हिस्सा घर के बाहर था वह राख में बदल जाता है और बाकी वैसा ही रहता है। यह देखकर मैट समझ जाता है कि वे लोग इस कमरे से कोई भी चीज घर के बाहर नहीं ले जा सकते, अन्यथा वे सभी चीजें राख में बदल जाएंगी। मैट अब कमरे की दीवार तोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसे पता चले कि इस कमरे में क्या छिपा है, लेकिन दीवारों के अंदर उलझे हुए तारों के अलावा कुछ नहीं था। हर जगह बस तार ही तार थे। दीवारें तोड़ने की आवाज से नादिया भी वहां पहुंच जाती है। नादिया बच्चे को अपनी गोद में लेती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने से रोकता है और कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सुरक्षित नहीं है। वह उसे असली कारण नहीं बता पाया, लेकिन उसे खुद पता चल गया था कि जो कुछ भी उस कमरे से इच्छा के माध्यम से मांगा गया है, अगर वह उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा तो वह खत्म हो जाएगा। लेकिन मैट के मना करने के बावजूद नादिया बच्चे को बाहर ले जाती है। जैसे ही वह उसे बाहर ले जाता है, बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसका रंग बदलने लगता है। यह देखकर नादिया भी चिल्लाना शुरू कर देती है। नादिया की आवाज सुनकर मैट दौड़कर उसके पास आता है और उन दोनों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। और अब हम देखते हैं कि वह छोटा लड़का अब छोटा लड़का नहीं रहा, बल्कि वह कुछ ही सेकंड में 8 साल का लड़का बन गया था। यहाँ मैट नादिया को पूरी सच्चाई बताता है कि वह कमरा हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हम उससे मिली चीजों को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, अन्यथा वे चीजें पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। यह सुनकर नादिया
नादिया बहुत दुखी होती है और अब वे दोनों फैसला करते हैं कि वे इस बच्चे को घर में ही रखेंगे। वे उसे कभी बाहर नहीं जाने देंगे वरना वह मारा जाएगा। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर सब कुछ सिखाती है। वह उसे अपना बेटा मानती है और इस बच्चे का नाम शेन रखती है। शेन दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। वह किसी की नहीं सुनता था और उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उसके काम बिल्कुल बच्चों जैसे नहीं थे। वह खाना खाते समय बर्फ खाता था। लेकिन इन सब कामों के बावजूद नादिया शेन को बहुत प्यार करती थी। नादिया शेन को समझाती है कि वह घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर खतरनाक लोग हैं जो उसे मार देंगे। यह सुनकर शेन बहुत दुखी होता है और कभी घर के अंदर की खिड़की तो कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया देखता है। जब भी नादिया घर से बाहर निकलती है या अंदर आती है तो वह दरवाजे पर ताला लगा देती है ताकि शेन घर से बाहर ना निकल पाए। एक दिन जब शेन घर में स्नो ग्लोब से खेल रहा होता है तो मैट वहां आ जाता है। अब क्योंकि मैट को शेन से कोई लगाव नहीं था इसलिए वह शेन को डांटता है कि तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे स्नो ग्लोब शेन के हाथ से गिरकर टूट जाता है। शेन मैट के इस व्यवहार से बहुत दुखी होता है। रात में शेन उनके कमरे में जाता है और चुपके से नादिया और मैट की बातें सुनता है। वे दोनों उस कमरे के बारे में बात करते हैं। यह सुनकर शेन को शक होने लगता है कि उस कमरे में कुछ है जिससे मैं अनजान हूँ। वह सोचता है कि पता नहीं ये दोनों मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते और उस कमरे से दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं। इसलिए शेन टॉर्च उठाता है और घर की जांचन शुरू कर देता है और आगे बढ़ते हुए वह सीधे बेसमेंट में जाता है जहाँ बहुत सारे उलझे हुए तार थे। उन सभी से गुजरते हुए वह आखिरकार उस कमरे में पहुंच जाता है और यहाँ उसे पूरा रहस्य पता चलता है। रात भर घर में लाइटें झपकती रहती हैं लेकिन मैट और नादिया कुछ भी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वे सो रहे होते हैं। अगली सुबह जब मैट आंखें खोलता है तो वह अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा हुआ देखता है और साथ ही उसे थोड़ी दूरी पर टूटा हुआ ग्लोब दिखाई देता है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है कि यह नया ग्लोब किसने बनाया। मैट सीधे नादिया के पास जाता है और उसे जगाकर पूछता है कि क्या तुमने इस ग्लोब को उस कमरे से मांगा था? जिस पर नादिया कहती है नहीं, मैंने इस ग्लोब की इच्छा नहीं की। तभी लाइटें झपकते देखकर वह समझ जाता है कि यह सब शेन का काम है। वे दोनों जल्दी से उस कमरे की ओर भागते हैं और वहां जाकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब क्योंकि शेन को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी इसलिए अपने दिल की बाहर जाने की इच्छा से वह उस कमरे से अपने लिए एक बहुत बड़ा बाहरी क्षेत्र मांगता है जहाँ एक खुला आसमान और एक बड़ा जंगल था और शेन वहाँ मजे से खेल रहा था। नादिया अपने बेटे द्वारा बनाई गई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उस कमरे से बंदूक न मांग ले या कुछ गलत न मांग ले जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वह शेन का हाथ पकड़कर उसे वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट उस कमरे की चाबी अपने पास रख लेता है और शेन को उस कमरे में जाने से रोकता है। लेकिन नादिया मैट को ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है कि हम पहले शेन को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अब बेचारे ने अपने लिए एक अलग बाहरी जगह बना ली है तो हमें उसे वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहां उसकी जान भी खतरे में नहीं है। लेकिन मैट नादिया की नहीं सुनता और कहता है कि शेन अभी नहीं समझता है। मुझे डर है कि वह गलती से उस कमरे से कुछ ऐसा न मांग ले जिससे हम दोनों खतरे में पड़ जाएं। तभी फोन बजता है और अनुमति न होने पर भी शेन फोन उठा लेता है। लेकिन जल्द ही मैट उसे फोन छीन लेता है और खुद बात करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जॉन कॉल पर था जिसने शेन की आवाज सुनी और समझ गया कि मैट ने उस कमरे से एक बच्चा मांगा है। अब मैट उससे कुछ नहीं छिपाता है और कहता है कि हम इस बच्चे से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नादिया उन दोनों की सारी बातें सुनने लगती है। जॉन उसे सच्चाई बताता है कि मुझे भी उस कमरे ने विश करके मांगा था। मुझे बताता है कि मैंने अपने माता पिता को मारा क्योंकि मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता था। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरी उम्र बढ़ने लगी और जब मैंने कमरे से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम इस घर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने तुम्हें विश करके मांगा है। इसलिए मैंने उस महिला को मार डाला जिसने विश की थी और उसके पति को भी उसके साथ मार डाला। यही वजह है कि मैं आज जेल में हूँ। वह मैट से कहता है कि शेन और मेरी कहानी एक जैसी है। अगर तुम शेन को बचाना चाहते हो और उसे बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने शेन को विश करके मांगा है। अब अगर तुमने शेन को विश करके मांगा है तो तुम्हें अपना बलिदान देना होगा और अगर तुम्हारी पत्नी ने शेन को मांगा है तो तुम्हें उसे मारना होगा। और नादिया भी कॉल की दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन रही थी। नादिया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वह कार निकालकर घर से बाहर चली जाती है जिससे मैट उसकी चिंता करने लगता है। नादिया शेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने के बारे में सोचती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। यहाँ मैट शेन के साथ बैठकर रात का खाना खाने लगता है। तभी शेन मैट से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई और वह उससे और भी कई सवाल पूछता है जिससे वह चिल्लाकर शेन को बताता है कि वह उसका असली बेटा नहीं है और न ही उसके कोई माता पिता हैं। इतना ही नहीं, वह गुस्सा होकर शेन को कमरे से बाहर फेंक देता है। डर के मारे शेन रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। वह शेन के कमरे में जाता है और उससे माफी मांगता है और वे दोनों रात भर एक साथ सोते हैं। जब नादिया घर लौटती है तो उन्हें एक साथ सोते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मैट जागता है और देखता है कि नादिया घर लौट आई है।
मैट नादिया को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हो रहा था और कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने शेन पर चिल्लाया और तुमसे भी लड़ा। बातचीत के दौरान वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जब वे कमरे में अंतरंग हो रहे थे तो शेन दरवाजे से चुपके से उन्हें देखता है। उसे अपने दिल में नादिया के लिए आकर्षण महसूस होता है। अब उसे भी ये सब काम करने थे, इसलिए अब वह उनके सोने का इंतजार करता है। जब वे दोनों सो जाते हैं तो शेन चुपके से मैट की जेब से घर की चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह मैट और नादिया सामने का दरवाजा खोलते हैं और समझते हैं कि शेन घर से चला गया है। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वह मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक अलग हिस्से में दोनों शेन को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि शेन अब जवान और मजबूत हो चुका था। वह अपने माता पिता पर बंदूकम तानता है और उन्हें धमकी देता है। तभी नादिया उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान नादिया को धक्का लगता है जिससे वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैट उसे जगाता है और उसे बताता है कि शेन गलती से मर गया क्योंकि उसे गोली लग गई थी। ये सुनकर नादिया रोने लगती है। मैट उसे दिलासा देता है और उसे वापस घर ले आता है और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है क्योंकि जो मैट नादिया को घर ले गया वह असल में शेन है, मैट नहीं। यहाँ दूसरे कमरे में जहाँ उनकी लड़ाई हुई थी असली मैट होश में आता है और पूरे घर में अपनी पत्नी को ढूंढता है। तभी लाइटें फिर से झपकते देखकर वह उस कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी पत्नी नादिया मौजूद नहीं थी। यहाँ नादिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में बैठा आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन नादिया को भी मैट में कुछ बदलाव नजर आता है और जल्द ही नादिया उसकी बर्फ खाने की आदत से पता लगाती है कि यह मैट नहीं बल्कि शेन है जिसने कमरे से विश करके खुद को मैट का रूप दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वह अकेला इस घर में फंस गया है। शेन ने अपनी पत्नी को एक विश के माध्यम से इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया है। अब वह इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से दीवार तोड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार वह सभी तारों को पार करके उस कमरे में पहुंच जाता है जो अब एक जंगल था जहां बहुत ऊंचे पेड़ थे। वहां मैट को पता चलता है कि शेन ने इस जगह को बहुत बड़ा बनाने के लिए कमरे का इस्तेमाल किया था और वहां शेन ने उसके जैसा एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वह ये भी समझ गया कि शेन ने इस डुप्लीकेट घर में अपनी पत्नी नादिया का अपहरण कर लिया था ताकि वह अकेले उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। जैसे ही यह विचार आता है अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में भागता है और आखिरकार उस डुप्लीकेट घर में पहुंच जाता है जहाँ शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही मैट अंदर आता है शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब नादिया को भी पहचान नहीं हो पाती कि असली मैट कौन है क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे थे और यहाँ वे दोनों नादिया से कहते हैं कि मेरे साथ आओ। अब नादिया समझदारी से शेन का नाम लेती है और जैसे ही वह सुनता है शेन उसकी तरफ देखता है और नादिया समझ जाती है कि यह शेन है, जिसके बाद वह शेन को नीचे धक्का दे देती है और जैसे ही वह जमीन पर गिरता है वह अपने असली रूपम में आ जाता है। वहाँ मैट और नादिया कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि शेन ने कमरे से अपने घर में फंसे रहने की इच्छा मांगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो मैट रुक जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। यहाँ मैट समझदारी से एक इच्छा मांगता है कि हमारा नया रूप इस घर में रहे और हमारा असली रूप इस घर से बाहर चला जाए। भी अचानक शेन भी वहाँ आता है और चाकू से मैट को वार कर देता है। इसके बाद वह नादिया से कहता है कि तुम मैट को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि वह असल में मैट और नादिया का क्लोन मन है, जबकि असली मैट और नादिया कमरे से बाहर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ये देखकर शेन बहुत गुस्सा होता है और जल्दी से उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। यहाँ वे दोनों असली घर तक पहुंच जाते हैं। जब शेन भी असली घर तक पहुंचता है तो वह दौड़कर मैट पर हमला करता है, लेकिन यहाँ मैट समझदारी से काम लेता है और शेन को कसकर पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। शेन अपनी जान खतरे में देखता है और वापस दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन अंदर आने से पहले नादिया दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ शेन नादिया को बहकाने की कोशिश करता है। वह कहता है प्लीज माँ मेरे लिए दरवाजा खोल दो, लेकिन नादिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वह शेन को रोते हुए बूढ़ा होते देखती है। धीरे धीरे उसका शरीर पिघलने लगता है और आखिरकार वह राख में बदल जाता है। नादिया उसके पास आती है और उसके शरीर से राख उठाती है और रोने लगती है क्योंकि नादिया ने उसे अपना बेटा मान लिया था। इसके बाद मैट नादिया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा